नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो राहुल गांधी के डबल स्टैंडर्ड को, उनकी दोहरे चरित्र वाली राजनीति को एक्सपोज कर देंगी। कल पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं ने जो किया वो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और संवैधानिक पदों की गरिमा के लिए अच्छा नहीं है। राहुल गांधी के कहने पर कल पंजाब में और हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए गए। मोदी को रावण के रूप में दिखाया गया और मेरे पास इस बात के सबूत हैं। यह काम कांग्रेस के लोगों ने किया और नाम किसानों का लगाया। कल आप जानते हैं पूरे देश में दशहरा मनाया गया, रावण दहन किया गया, रावण के पुतलों को आग लगाई गई। लेकिन पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में रावण के पुतलों पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा लगा दिया गया। रावण के 10 सिरों की जगह अडानी और अंबानी की तस्वीरें लगाई गई। कुछ जगहों पर प्रधानमंत्री के साथ साथ होम मिनिस्टर अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाई गई और पुतलों में आग लगा दी गई। अगर ये घटनाएं एक दो होती, छुटपुट होती तो इसकी चर्चा ना होती, ये बड़ा मुद्दा न बनता। आइसोलेटेड मामले मानकर मैं भी इन्हें इग्नोर कर देता। लेकिन जब यह पता चला ये एक साजिश थी, यह सब सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था, तो बुरा लगा और यह सब मैंने आपके साथ शेयर करने का फैसला किया। पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में यह काम हुआ। ज्यादातर जगहों पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को आगे रखा गया, जिससे कांग्रेस बाद में यह दावा कर सके कि सरकार ने किसानों के लिए जो कानून बनाए उससे नाराज किसान मोदी के खिलाफ विरोध जाहिर कर रहे थे। कल तो इन तस्वीरों की ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन आज राहुल गांधी ने बड़ी चतुराई से इन तस्वीरों को पब्लिक डोमेन में ला दिया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर तस्वीरें पोस्ट की और इसके साथ जो लिखा उससे ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे वो बहुत मासूम है, उनका या कांग्रेस का इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। राहुल ने लिखा कि कल पूरे पंजाब में पीएम मोदी का पुतला जलाया गया। यह दुखद है कि पंजाब में प्रधानमंत्री को लेकर लोगों का गुस्सा इस लेवल तक पहुंच गया है। बहुत ही खतरनाक उदाहरण है और हमारे देश के लिए बुरा है। और फिर राहुल गांधी ने लिखा, प्रधानमंत्री को इन नाराज लोगों से बात करनी चाहिए और उन्हें तत्काल राहत देनी चाहिए। राहुल गांधी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ये तस्वीर उन्हें बहुत बुरी लगी। कांग्रेस का इन तस्वीरों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको इस बात के सबूत दिखाऊंगा। इस हरकत के पीछे पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस के नेता हैं और राहुल गांधी जो दुख दिखा रहे हैं वो दिखावटी है। ये तस्वीरें घटिया राजनीति की मिसाल है, लेकिन मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूं कि ताकि आपको भी पता चले किस तरह कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को आगे करके मोदी के पुतले जलवाए। ये तस्वीरें भटिंडा की हैं। भटिंडा में स्टेडियम के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 फीट का पुतला बनाया गया था। इस पुतले के चेहरे पर पीएम की तस्वीर लगाई गई। मोदी के चेहरे के दाएं बाएं अंबानी और अडानी की तस्वीर आपको दिखाई देगी। पुतले के हाथ में फांसी का फंदा लटकाते हुए इसे खेती ऑर्डिनेंस बताया गया था, जबकि पुतले के दूसरे हाथ में चाय के कप में केटल से चाय डालते हुए दिखाया गया था। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में भटिंडा की तस्वीर लगाई थी, जिसका वीडियो अभी मैंने आपको दिखाया। और राहुल गांधी बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं, बड़ा बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिसने किया ठीक नहीं किया। ये किसानों की नाराजगी है और प्रधानमंत्री को किसानों से बात करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी दिखावा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। भटिंडा में तो किसानों को आगे करके रावण के पुतले पर मोदी की फोटो लगाकर आग लगाई गई थी, लेकिन जालंधर में, चंडीगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने दशहरे पर प्रधानमंत्री मोदी के पुतले जलाए। जालंधर में प्रधानमंत्री मोदी के पुतले जलाने वालों में जालंधर वेस्ट के विधायक सुशील रिंकू और यूथ कांग्रेस के कई नेता शामिल थे। दशहरा वाले दिन बुराई का अंत होता है। रावण बुराई का प्रतीक है, इसलिए हर साल उसका पुतला हम जलाते हैं। और आज पंजाब में जो किसानों के हालात हैं और पूरे देश में जो दलितों जैसे हालात हैं, उस वजह से हम गुस्से में हैं और इसलिए हमने पुतला जलाने का फैसला किया है। सिर्फ जालंधर में नहीं, चंडीगढ़ में भी जिन लोगों ने रावण के पुतले पर मोदी की तस्वीर लगाकर उसे आग के हवाले किया वो कांग्रेस के लोग थे।
चंडीगढ़ में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मोदी के मुखौटे वाले पुतले को रावण बनाकर जलाया और इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पंजाब में यह ड्रामा राहुल गांधी के डायरेक्शन पर हुआ। नड्डा ने ट्विटर पर लिखा, यह घटना शर्मनाक है लेकिन अनएक्सपेक्टेड नहीं है। नेहरू गांधी परिवार ने प्रधानमंत्री पद का कभी सम्मान नहीं किया। 2004 से 2014 के बीच भी ऐसा ही देखने को मिला था, जब यूपीए के शासनकाल में प्रधानमंत्री के पद को सोचे समझे तरीके से कमजोर किया गया था। जेपी नड्डा ने एक और ट्वीट किया, लिखा, एक खानदान की ऐसे शख्स के प्रति नफरत जो गरीबी में जन्मा और प्रधानमंत्री बना ऐतिहासिक है, और उतना ही ऐतिहासिक है भारत के लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति प्यार। इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी पर सीधा हमला किया। दिक्कत यह है कि जिस व्यक्ति को का से किसानी का समझ में ना आ रहा हो, खा से खेती ना समझ में आ रही हो, जिस व्यक्ति को जो है वो कब रबी की फसल होती है, कब खरीफ की फसल होती है, कब जायद की फसल होती है, इसका अंदाज़ा ना हो, जो व्यक्ति जो है वो ये ना जानता हो कि गेहूं कब बोया जाता है, धान कब बोया जाता है, गन्ना कब बोया जाता है, आलू कब बोया जाता है, वो जो है किसानों का हितैषी और नेता बनना चला है और खुश हो रहा है कि साहब हमने जो है वो एक पुतला बना के जलवा दिया है मोदी जी का, तो अब जो है वो मोदी जी के सब खिलाफ हो गए। मोदी जी ने प्रण किया है कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। कांग्रेस की आमदनी दुगनी नहीं कर रहे हैं, किसानों की आमदनी, इसलिए उस रास्ते से ना वो हटे हैं ना हटेंगे। ये सब उतला पुतले के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं ये फैमिली फोटो फ्रेम में पार्टी के लोग। प्रधानमंत्री जी का दशहरे के दिन आप पुतला जला के और ताली बजा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। रावण दे पुतलियां ते नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई है। रावण के पुतले पर देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पंजाब में तनाव का माहौल पैदा कर रही है। सरकार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए ये किया गया है। पैदा कर रही है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू, दूसरी तरफ प्रताप सिंह बाजवा और कैप्टन की सत्ता का संघर्ष चल रहा है। अपने मालिकों को खुश करने के लिए जो खेल पंजाब में कैप्टन अमरिंदर खेल रहे हैं, इससे तनाव पैदा हो रहा है। 135 करोड़ देशवासियों को इससे चोट पहुंची है। हजारों लाखों सालों से जो हमारी परंपरा है, जिसे हम उत्सव के तौर पर मनाते हैं, उसे राजनीतिक रूप देकर तनाव का वातावरण पैदा किया है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनीतिक रूप और हालांकि कांग्रेस के नेता गोलमोल बात कर रहे हैं। न तो ये कहते हैं कि कांग्रेस मोदी का पुतला जलाने का विरोध करती है, न पुतला जलाने वालों पर एक्शन की बात करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, जो किया किसानों ने किया, सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। हमने कब जायज़ ठहराया? हम तो ये पूछ रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके पुतले फूके जा रहे हैं, आप उन लोगों की बात सुनिए, उन किसानों की बात सुनिए जो आज सड़क पे खड़ा होकर अपनी 3 बातें बोल रहा है कि मेरी एमएसपी कहाँ से मिलेगी, मुझे कौन से ऑफिस में जाके मुझे अपनी एमएसपी मिलेगी। जो आपने हिंदुस्तान की किसानों की खेती को अपने सूट बूट के दोस्तों के हवाले करने का कार्यक्रम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू किया है, उससे हमको क्या फ़ायदा होगा, वो किसान पूछ रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी प्रयास किया कि हिंदुस्तान के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे एक बार मिलके बात करें? नहीं किया ना, तो अभी भी कर लीजिए। अगर आप करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, तो आप इस तरह की बातें नहीं करेंगे कि ये वो करा रहा है, ये वो करा रहा है। कौन करा रहा है ये तो सबको पता है, लेकिन हैरानी इस बात की कि राहुल गांधी ये सब करने के लिए किसानों के पीछे छुप क्यों रहे हैं। अगर वाकई में वो किसी से नहीं डरते जैसा वो दावा करते हैं, तो कहते हाँ हमने ये किया और करवाया। दशहरे पर ये पुतले पिछले 3 साल में राहुल गांधी द्वारा बोले गए डायलॉग्स की याद दिलाते हैं। आपको याद होगा, वो कहते हैं नरेंद्र मोदी किसानों के विरोधी हैं, ये अडानी और अंबानी की सरकार है। कल पंजाब और हरियाणा में रावण के पुतलों पर जो तस्वीरें लगी, वो राहुल गांधी के ऐसे ही डायलॉग से मुताबिक लगी। ये राहुल गांधी की सोच का रिफ्लेक्शन है। कांग्रेस के विधायक ने रावण के रूप में मोदी के पुतले जलाए, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाया, और राहुल गांधी कहते हैं बड़े दुख की बात है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है।
अगर वाकई में राहुल गांधी को तकलीफ हुई, वो इसे गलत मानते हैं, तो फिर पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है। इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? मोदी को रावण के रूप में दिखाने वाले कांग्रेस के एमएलए के खिलाफ पार्टी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? मुझे लगता है ये दोहरा चरित्र, ये चालाकी, ये ठीक नहीं है। सरकार का विरोध करने का हक सबको है। प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करने का हक भी है। सरकार की आलोचना करना गलत नहीं है, सरकार से सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन दशहरे जैसे पावन पर्व का इस तरह सियासी इस्तेमाल करना, प्रधानमंत्री के पद को अपमानित करना, ये ठीक नहीं है। जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति आएंगे जाएंगे, सरकारें बनेंगी बदलेंगी, लेकिन पद की गरिमा तो हमेशा रहेगी। इसके साथ खिलवाड़ नहीं की जानी चाहिए। जैसा काम राहुल ने किया, वैसा काम आज बिहार में तेजस्वी यादव ने किया। उन्होंने बिहार के इलेक्शन में जातिवाद घुसा दिया और फिर यह कह दिया सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं। मतलब वोटों के लिए मैसेज भी दे दिया और पल्ला भी छाड़ लिया। आज बिहार के पहले राउंड के इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन, वोटिंग से ठीक पहले, तेजस्वी यादव ने बिहार के इलेक्शन में जातिवाद का रंग खोल दिया। तेजस्वी ने आज 13 पब्लिक मीटिंग्स की। रोहतास की एक पब्लिक मीटिंग में तेजस्वी यादव ने जाति की बात की। उन्होंने लालू राज की याद दिलाई और कहा जब लालू जी का राज था तो गरीब आदमी बाबू साहब लोगों के सामने सीना तान कर जाते थे। बिहार में बाबू साहब राजपूतों को कहा जाता है और तेजस्वी ने इसी तरफ इशारा किया, साफ साफ किया, कहा कि लालू के राज में राजपूत दबकर रहते थे। हालांकि तेजस्वी ने एक सेंटेंस कहा और इसके बाद बात बदल दी। उन्होंने तुरंत आगे ये भी जोड़ दिया अब सबको साथ लेकर चलना है, बंटना नहीं है, जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर कोई बहकाए तो बहकावे में नहीं आना है। ये भी चालाकी थी। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू साहब, सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। तो मौका पाने साल है ना, मौका मिले के चाहिए। 15 साल जो व्यक्ति रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं लगा, गरीबी नहीं मिटा, वो अगला 5 साल काम करेगी। तो आप लोग का आशीर्वाद फतेह बहादुर जी का है कि नहीं? सब भाई साहब और संख्यक लोग सब लोग एक हो जाए। अब जा रहे हैं सरकार बनाने, कोई आप एक चीज बटे के ना। यहाँ फलना जी बोलेगा कि फलना जात से खड़े हैं, कहाँ दिया एगो बोलेगा हमरा काट लिया। ये ना भाई मौका तो सबको ना मिला, सबको मिला कि नहीं मिला? सब जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना? बटवा तो गड़बड़ा जाए। समझो फतेह जी जीती है तो नीतीश जी के भगाई है, मोदी जी के भगाई है और हमरा के मुख्यमंत्री बनाई है। तेजस्वी के बयान पर तालियां बजी और इसके बाद तेजस्वी ने बात को बैलेंस करने की कोशिश भी की, लेकिन तीर तो कमान से निकल चुका था। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने तुरंत उसे पकड़ लिया। सबसे पहले बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी बोले। सुशील मोदी ने पटना के एम्स हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड से बयान दिया। सुशील मोदी ने पुरानी बातें याद दिलाई, कहा कि लालू की सियासत तो सवर्णों के विरोध की रही है, तेजस्वी ने जो कहा वो आरजेडी की असलियत है। राष्ट्रीय जनता दल की पूरी राजनीति सवर्णों को गालियां देने की रही है। यही राष्ट्रीय जनता दल है जिसने जब नरेंद्र मोदी जी ने ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण दिया तो राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा का बहिष्कार किया और उसका पूरा जोरदार विरोध किया। ये वही राष्ट्रीय जनता दल है जिनके सबसे बड़े नेता रघुवंश बाबू को अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में और अपमानित होना पड़ा और राष्ट्रीय जनता दल छोड़ना पड़ा है। तो जिनकी पूरी राजनीति भूरा बाल साफ करने की रही है, यानी भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, इनका खात्मा कर दो, और जिनके बल पर पूरी राजनीति करते रहे, आज फिर से ये बिहार को जात पात में बांटना चाहते हैं। इसलिए आज जो भी कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, भारतीय जनता पार्टी उसकी घोर भर्त्सना करता है। सुशील मोदी ने तो रघुवंश प्रसाद सिंह का जिक्र किया, लेकिन नीतीश कुमार ने उनकी बात को काफी आगे बढ़ा दिया।
नीतीश कुमार ने वैशाली में एक रैली की। यहां मंच पर उनके साथ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद के बेटे भी थे। नीतीश कुमार ने कहा कि रघुवंश बाबू के साथ जो व्यवहार हुआ वो सबने देखा। आरजेडी के नेताओं के लिए सिर्फ माता पिता भाई बहनी परिवार है, इससे आगे वो लोग कुछ देख नहीं सकते। आज रघुवंश बाबू के पुत्र सत्यप्रकाश जी मौजूद हैं। रघुवंश बाबू के साथ हम लोगों का आज का संबंध नहीं, पुराना संबंध है। जब से विधायक बने उसके पूर्व जब यहां जेपी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, यहां इमरजेंसी लागू हो गया। और आप जरा सोच लीजिए, जो रघुवंश बाबू 1990 से लगातार साथ देते रहे, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया हम लोग तो शुरू से जानते। केंद्र में भी मंत्री थे, उन्होंने विशेष काम किया। और आज जो लोग सत्ता हासिल करने के चक्कर में समाज में फिर से टकराव उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों ने इनके साथ क्या व्यवहार किया साहब, उनकी तबीयत खराब और उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, ये बहुत ही दुखद है। और जान लीजिए, इस तरह के लोग किसी को अपना नहीं मानते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच है, पति पत्नी बेटा बेटी, इसके अलावे और कोई सोच नहीं है। और हम सब लोगों का सोच है पूरा बिहार एक परिवार, और सबको आगे बढ़ाना हम लोगों का कर्तव्य है। चूंकि तेजस्वी ने अपने बयान से मौका दे दिया, तो फिर लालू राज की बात खुलकर हुई। वैशाली से पहले मुजफ्फरपुर की रैली में नीतीश कुमार ने सीधे तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी पर वार किया। नीतीश ने कहा वो बयानबाजी में यकीन नहीं रखते। नीतीश ने तेजस्वी को अनुभवहीन बताया और कहा वो लोग बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा एक वक्त था जब बिहार अपराध में नंबर 1 था, लेकिन अब बिहार 23वें नंबर पर है। बिहार के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि रंगदारी और किडनैपिंग वाला वो दौर वापस आए। केंद्र सरकार के द्वारा हर साल प्रकाशित होता है हर राज्य के अपराध के आंकड़े, जो सबसे हाल में प्रकाशित हुए हैं। उस आंकड़े के मुताबिक बिहार इतनी आबादी का बड़ा राज्य, लेकिन अब अपराध के मामले में बिहार 23वें स्थान पर पहुंच गया है। उनको प्रचार में रुचि नहीं है। बहुत लोगों की रुचि बयानबाजी और प्रचार में ही है, काम में रुचि नहीं है। हमारी रुचि काम में है। लोग देख लें पहले क्या था आज क्या है, और नई पीढ़ी के लोगों को बता दें। कहां किसी गांव में जाते थे तो स्कूल का दर्शन होता था, नौकरी से लेकर के शिक्षा तक। आप भले ही कोई बोलता रहे, जान लीजिए ये सब में कोई दम नहीं है, कोई काम नहीं किया। जिनको किसी चीज की जानकारी नहीं, अनुभव नहीं है, अपने सलाहकारों के माध्यम से कुछ भी बोलना और मेरे खिलाफ बोलना, हमको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। हमको अपने प्रचार से मतलब नहीं है। हम तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं, और कुछ लोग हैं जो अपने परिवार, पति पत्नी, माता पिता बेटा बेटी, उसी को परिवार मानते हैं, और किसी भी पक्ष की उपेक्षा नहीं करना। तो यह हम लोगों का कर्तव्य है। चूंकि लालू यादव के राज में जातीय संघर्ष होते थे, हत्या डकैती किडनैपिंग आम बात हो गई थी, और अपराधियों की जाति देखकर ही पुलिस एक्शन लेती थी। इसलिए आज जब तेजस्वी ने जाति की बात की, अगले पिछले का जिक्र किया, तो फिर पुराने दिन याद दिलाए गए। औरंगाबाद की रैली में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू राबड़ी राज में जंगल राज का जिक्र किया। नड्डा ने 1994 में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया के हत्याकांड का जिक्र किया। जी कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन जेल में बंद हैं। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद इस बार शिवहर से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अराजकता बिहार में फैलाई थी। गुंडागर्दी हुई थी कि नहीं हुई थी? आप बताइए, अपहरण उद्योग चलता था कि नहीं चलता था? आज ये नौकरी देंगे, ये तो नौकरी छोड़ो, नौकरी करने वाले को लेने वाले बने हुए थे। आप बताइए, बिहार पलायन कर रहा था कि नहीं कर रहा था? बिहार के लोग बाहर जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे?
वोट मांगने आ रहे हैं। अराजकता की हद सुनाऊं आपको। गोपालगंज का डीएम दलित था, कृष्णैया उसका नाम था। गोपालगंज से पटना आ रहा था, गाड़ी से उतार करके उसकी जान ले ली। लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। आज का डीजी तो डायरेक्टर जनरल पुलिस है, ये एसपी होता था। शहाबुद्दीन ने इसको गोली मारी थी और गोली मारने के बाद भी दंडनाता रहा। जब नीतीश कुमार को आपने मुख्यमंत्री बनाया तब शहाबुद्दीन जेल के अंदर गया। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये करेंगे विकास, अराजकता फैलाने वाले। और किससे मिल गए? माले से मिल गए, जो विध्वंस के लिए जाना जाता है। इसरी कांड भूल गए, पिपरा कांड भूल गए। क्या हुआ था? नरसंहार हुआ था। तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत ने कैसे रंग बदले ये आपने देख लिया। मैंने सब नेताओं की बात आपको सुनाई, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं। वो सुनते सबकी हैं, लेकिन सिर्फ सुनकर यकीन नहीं करते। तेजस्वी के बयान पर आम लोगों की बात सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि बिहार के लोग राजनीति को गहराई से समझते हैं। कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, उन्हें सब पता है। सीना तान का चलने का मतलब तो मसल्समैन का है, तो वो तो पहले भी थे, आज भी हैं वो। उसमें क्या अंतर है? आज भी उनका जो टोन है, बोलने का कल्ट है, वो क्या है? वो तो यही बात दर्शाता है। वो मसल्समैन हैं, मसल्समैन बनाना चाहते हैं, विकास गर्त में जाए, उससे तो कोई मतलब नहीं है। जातिवाद को लाना चाहते हैं, यही सब है उन लोगों का जो भी मत है। अपने फायदे के हिसाब से चल रहे हैं, बस जनता सब जानता है। जनता आज के समय के उस समय लालू यादव के समय जो जनता था और आज में बहुत अंतर है। ये सारा काम वोट के लिए हो रहा है, सब बात, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय सीना तान के लोग नहीं चलते थे, डर के चलते थे। आज कम से कम चलते हैं ठीक से। आज समस्या बहुत बेहतर है आपको? हाँ, आज बहुत बेहतर है। ऐसा कोई बात है नहीं। लालू जी का राज हो या किन्हीं का राज हो, जहाँ वर्चस्व है वहाँ कोई सीना तान के नहीं चल रहा है। जहाँ जिनका वर्चस्व है वहाँ वही सीना तान के चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लालू जी के राज में मान लिया बाबू साहब के सामने नीचे तबके के लोग सीना तान के चल रहे थे और दूसरे पार्टी के सामने नहीं चल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको लगता है? वो चुनावी प्रलोभन है। पुराने लोगों को आज भी याद है कि लालू यादव के ज़माने में बिहार में कानून व्यवस्था की हालत बहुत ख़राब थी। और ये भी सही है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था, प्रोटेक्शन मिलता था। लेकिन मुझे लगता है कि अपराधियों की उस वक्त भी कोई जाति नहीं थी और आज भी अपराधियों की कोई जाति नहीं है। अपराधी से बाहुबली नेता बने लोग उस वक्त भी सभी जातियों में थे, आज भी हैं। उस वक्त भी सभी पार्टियों में थे, आज भी हैं। किसी में कम, किसी में ज्यादा। शहाबुद्दीन, अनंत सिंह, आनंद मोहन, सुनील पांडे, पप्पू यादव, मुन्ना शुक्ला, रीतलाल यादव, राजबल्लभ यादव, रामा सिंह, कितने नाम मैं आपको गिनाऊं। इनका आतंक था। अब कोर्ट का आदेश है, नियम है, चुनाव आयोग के गाइडलाइंस हैं, लेकिन इसके बाद भी अपराधी किसी तरह चुनाव के मैदान में उतर ही जाते हैं। अब नियम तो यह है कि सारे उम्मीदवारों का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड वेबसाइट पर डालना है। यह बताना है कि पार्टी ने उन्हें टिकट क्यों दिया, तो वो सब डाला तो गया है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं। दबदबा रखने वाले, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले, आनंद सिंह हो या मुन्ना शुक्ला हो या जेल से छूटे रीतलाल हो, सब के सब समाज सेवक बन गए हैं। पार्टी उन्हें रॉबिनहुड बताती है, लेकिन जनता सब जानती है और सिर्फ इतना चाहती है कि कानून का राज रहे, जंगल राज ना हो। और 2 दिन पहले बिहार में जो हुआ, उससे बुरा संकेत मिला। शनिवार को बिहार के शिवहर में एक उम्मीदवार की सरेआम हत्या कर दी गई और पकड़े गए एक हत्यारे ने खुलासा किया उसे मर्डर का आदेश दिल्ली के तिहाड़ जेल से मिला था। आप भी सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। शनिवार शाम को शिवहर से जनता दल राष्ट्रवादी के उम्मीदवार श्री नारायण सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। श्री नारायण सिंह लोगों से वोट मांगते हुए काफिले के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान 3 बदमाश भीड़ में शामिल हो गए और मौका देखकर श्री नारायण सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में श्री नारायण सिंह और उनका एक सपोर्टर मारा गया।
फायरिंग के बाद वहां मौजूद लोगों ने 2 हमलावरों को पकड़ भी लिया। आज श्रीनारायण सिंह पर गोली चलाने वाले एक शूटर नीरज पाठक ने बताया, हत्या की साजिश तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर विकास झा ने रची। शूटर नीरज पाठक उर्फ चाइनीज ये बता रहा था कि उसने हत्या करने के लिए 3 महीने तक रैकी की थी। मेरे गांव में किसान आया, मैं अपनी चौखटी पे बैठा था तो हाल चाल पूछा। बोला ठीक है भाई, तो कह रहा और कोई दिक्कत तो मतलब भाई लॉकडाउन में सबको दिक्कत होती है। फिर इसे पूछ के फिर चला गया। फिर 5-6 दिन बाद आया, 5-6 दिन बाद आया, अपने फोन से मुझे बात करवाया, चले बात कर भैया से। मतलब कौन भैया? तो विकास भैया। बोला हेलो, कह की हाल? मतलब भैया प्रणाम। तो खुशी रहा कि यार मतलब ठीक है, तो काम करे के मतलब कौन काम भैया? तो किशन सब समझा दे, तो थोड़ा खाली किशन के साथ जाए के जैसे जैसे किशन का तो वैसे वैसे करे के। 15 या 16 तारीख को इसका नॉमिनेशन था, तो हम किशन बाबू साहब आए थे, तीनों आदमी। कहाँ पे आया था? यहाँ पे शिवहर में सर। क्या करना? उसको मारने सर। कहाँ पे? जहाँ पे नॉमिनेशन होता है सर, कोर्ट के। तो क्यों नहीं मारा? वहाँ पे भीड़ बहुत थी सर और फोर्स ज्यादा थे। 24 तारीख को 3 बजे वो किशन ने फोन किया। किशन को कौन सूचना देता था? किशन को कोई था जो फोन करके बुलाता था। बेगा साइड से हम लोग वहाँ पे आए, जिस गाँव में घटना हो उससे पहले एक चौक था, वहाँ पे हम लोग रुके, नाश्ता उगता सिगरेट उगरेट पिए। फिर किशन किसी से बतियाया, फिर किशन बोला था चलो, वो गाँव में घुस गया है। फिर हम लोग गाँव में गए, 2-3 राउंड मारे। फिर मैं किशन को बोला से भाई यहाँ पे नहीं है, चल घर चल, शाम हो गया है। तो किशन को बोला नहीं तो फोन लगा कर ट्राई कर ले। तो हम लोग गाँव के बाहर आए तो किशन फोन किया, उससे बात किया, तो उसने किशन को कोई एड्रेस बताया। फिर हम लोग उस गांव में दूसरे गली से घुसे, फिर वहीं पे उसका गाड़ी मिला हमें। फिर हम लोग पीछे उतर गए और बाबू साहब गाड़ी लेके आगे चला गए, हम लोग उसके रैली में चले गए। तो वहाँ से उठ के वो हल्का दूर चला, किशन उस पर गोली चलाने लगा। बगल से, दूर से कि नजदीक से? हल्का दूर से नहीं, नजदीक से सर। नजदीक से? जी सर। उसके बाद फिर मैं चलाने लगा। तुम कितना गोली चला? 2 गोली सर। तीसरा में मेरा 7 के पिस्टल फंस गया। फंस गया? जी सर। ये वाला तुम्हारा है कि उसका है? जी सर, मेरा है ये वाला। पब्लिक आके मुझे पीटने लगा। अच्छा, इसका दूसरा जो किशन था वो कितना गोली चलाया? वो सर मैं गिनती नहीं पाया था सर, वो चला के सीधे भाग गया सर। अच्छा, गौरीशंकर महाराज जो है जी सर, किससे जुड़ा हुआ है? विकास झा कालिया से। और तुम भी उसी से जुड़ा हुआ है? जी सर। तुमको कितना पैसा बोला था देंगे काम के बाद? काम के बाद जितना पैसा देंगे जो खुश हो जाएगा। तुम कितना सोचा था? हम सोचे 5-6 लाख मिल जाएगा। 5-6 लाख रुपए के लिए एक व्यक्ति की जान ले ली। और शिवहर पुलिस का दावा है कि श्रीनारायण सिंह की हत्या के पीछे जो वजह है वो राजनीतिक नहीं है। यह हत्या आपराधिक गिरोह के बीच वर्चस्व और उनके आपस में जो प्रतिद्वंदिता है, जो कंपटीशन है, उसकी वजह से की गई। ये कांड पूरी तरह से आपराधिक गिरोह के बीच वर्चस्व और प्रतिद्वंदिता को लेकर कारित की गई। और श्रीनारायण सिंह जिनकी हत्या की गई है वो उनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है और मेरे पास उनका 30 कांडों का, गंभीर कांडों का आपराधिक इतिहास है। इस कांड का मुख्य जो कारण है वो ये है कि अभी विकास झा उर्फ कालिया, जो कि संतोष झा गिरोह का सरगना आदमी बन चुका है संतोष झा की मृत्यु के पश्चात, उसे ये लगता है कि संतोष झा की हत्या में श्रीनारायण सिंह के साथ साथ अन्य लोगों की भी थी भागीदारी और उसको इसके लिए जिम्मेदार मानता है। और दूसरी उसकी बात है कि अगर वो इसका एलिमिनेट कर देता है तो उसका अपना वर्चस्व भी कायम हो जाएगा। तो एक तरफ वो बदला लेने के लिए और दूसरी तरफ अपना वर्चस्व भी कायम करने के लिए इसकी हत्या करना चाहता था इनकी। और इसके लिए वो कई महीनों से, जैसा कि जो शूटर पकड़ाया है उनके द्वारा भी बताया गया, और इसका हम लोगों ने अन्य प्रकार से भी तकनीकी अनुसंधान किया है। पिछले 3-4 महीनों से वो इस पर काम कर रहा था और 2.5-3 महीने से इनने 3 लोगों को हायर किया था। जब शिवहर में उम्मीदवार की हत्या हुई तो शुरू में तो लगा कि चुनावी सियासत का हिस्सा है, उम्मीदवार की जाति के हिसाब से अंदाजे लगाए गए। लेकिन जिस उम्मीदवार की हत्या हुई उसके खिलाफ भी 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे और हमलावर के बयान से सारी हकीकत साफ हो गई। ये मामला सियासी नहीं, गैंग वॉर का है। इस वारदात से एक बात और साफ हो गई, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। जिस उम्मीदवार की हत्या हुई वो ठाकुर थे,
हत्यारों में एक ठाकुर है, 2 ब्राह्मण हैं और हत्या की साजिश रचने वाला तिहाड़ जेल में बंद विकास झा भी ब्राह्मण है। इसीलिए मैंने कहा अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और जब अपराधी की जाति देखकर गुनाह का हिसाब होता है उसे जंगल राज कहते हैं। सियासत में हर मुद्दे को, हर बात को वोट की नजर से नहीं देखा जाता और खास तौर पर चुनाव के वक्त तो नेता कुछ भी बोल देते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। आज बिहार के चुनाव में एक पुराना वीडियो चर्चा में आया। इस वीडियो में अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी से ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि सुशील मोदी के अगले 5 साल की गारंटी है, लेकिन उनके 5 साल की गारंटी नहीं है। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का ये वीडियो 3 अगस्त का है। वीडियो चुनाव से करीब 2.5 महीने पहले का है। कोरोना महामारी के बीच विधानसभा की कार्रवाई विधानसभा में न होकर ज्ञान भवन में शिफ्ट की गई थी। सुशील कुमार मोदी और आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी इंतजामात का जायजा लेने गए थे। इसी दौरान हंसी मजाक के दौरान अब्दुल बारी सिद्दीकी ने यह बात कही थी। यहाँ बैठ जाएगा सब, बाकी वहीं रहेगा। बहुत सारी ये नहीं हो भाई आप लोग का तो अगले 5 साल का गारंटी है, हम लोग का गारंटी है। सुशील मोदी का दावा है कि वीडियो सही है और अब्दुल बारी सिद्दीकी बता रहे थे कि बिहार इलेक्शन में क्या होने वाला है। पिछले दिनों जब विधानसभा का सत्र ज्ञान भवन में चल रहा था तो राजद के वरिष्ठ नेता श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि मोदी जी आप लोगों का तो 5 साल के लौटने की गारंटी है, लेकिन हम लोग की क्या गारंटी है। मित्रों, अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार की राजनीति के वह हस्ताक्षर हैं जो जमीनी सच्चाइयों को जानते हैं। उनको इस बात का पूरा एहसास था कि फिर से बीजेपी जेडीयू की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बनने जा रही है। इसलिए उन्होंने ये टिप्पणी की कि आप लोगों के तो लौटने की गारंटी, हम लोग की क्या गारंटी है। सुशील मोदी को लगता है कि जो कुछ अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा वो इस चुनाव को लेकर कहा, लेकिन मुझे लगता है कि सिद्दीकी ने जो कहा वो चुनाव के रेफरेंस में नहीं था। असल में सुशील मोदी विधान परिषद के मेंबर हैं और सिद्दीकी विधानसभा के। इसलिए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा होगा कि सुशील मोदी तो विधान परिषद के मेंबर हैं, इसलिए उन्हें चुनाव नहीं लड़ना होगा और वो अगले 5 साल तक विधान परिषद के मेंबर बने रहेंगे। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी का भविष्य तो जनता के हाथ में है, इसी रेफरेंस में ये बात कही गई थी। लेकिन उसे विधानसभा चुनाव के नजरिए से पेश किया। चुनाव का मौका है, ऐसा तो होता रहता है। बिहार इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। आज ओवैसी ने बिहार के इलेक्शन में कम्युनल कलर डाला। पूर्णिया में ओवैसी की रैली थी। यहां उन्होंने मुसलमानों से अपने पाले में लाने के लिए सवाल पूछे, अपील की, एनपीआर और एनआरसी का मुद्दा उठाया और इसके बाद ओवैसी ने बिहार के सीमांचल इलाके में आर्टिकल 371 लागू कराने का दावा किया। आर्टिकल 371 के तहत संविधान में कुछ राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं, जिससे इन इलाकों को अलग सहूलियतें मिलती हैं। ये सीमांचल का हिस्सा है और हमारी लड़ाई 5 साल पहले सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई का हमने आगाज किया था और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक मुझे इस दुनिया में जिंदा रखेगा, जब तक मेरी जिंदगी वफा करते रहेगी, मैं सीमांचल जिंदाबाद के नारे लगाता रहूंगा। सीमांचल जिंदाबाद के नारे लगाता रहूंगा। हम ना सिर्फ नारा भी लगाएंगे सीमांचल जिंदाबाद का, बल्कि सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि मैंने आज उपेंद्र कुशवाहा साहब से बात भी की और उनसे ये कहा
कि आपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया उसमें इस बात को भी शामिल कर लिया जाए कि भारत के संविधान की दफा 371 के तहत एक कमीशन बनना चाहिए ताकि सीमांचल की इंसाफ के लिए। तो कुशवाहा साहब ने मुझसे कहा कि ओवैसी साहब आप अमूर जा रहे हैं, आप इस बात का ऐलान कर दीजिए कि डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस फ्रंट इस बात के लिए राजी है कि इंशाअल्लाह ताला हम आर्टिकल 371 के तहत बिहार में सीमांचल को इस तरह का मौका देंगे। आज जम्मू में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के दफ्तर के बाहर तिरंगा फहराया गया, क्योंकि महबूबा ने कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 377 दोबारा लागू नहीं होता तब तक वो तिरंगा नहीं फहराएंगी। इसीलिए आज बीजेपी के कार्यकर्ता पीडीपी के दफ्तर में तिरंगा फहराने पहुंच गए। दरअसल जम्मू कश्मीर में 26 अक्टूबर को विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में विलय किया था। इसीलिए आज जम्मू में बीजेपी ने तिरंगा रैली निकाली, श्रीनगर में भी रैली निकाली गई और जम्मू में पीडीपी ऑफिस के बाहर तिरंगा लहराया गया। विजय दिवस के मौके पर बीजेपी ने श्रीनगर में जो यात्रा निकाली वो भी काफी लंबी थी। पहले श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक फंक्शन हुआ और उसके बाद टैगोर हॉल से लेकर श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर तक तिरंगा रैली निकाली गई। करीब 300 गाड़ियों में बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता इस रैली में दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के 3 पूर्व सीएम की रेजिडेंस के बाहर से बीजेपी की तिरंगा रैली जो है अब महबूबा मुफ्ती के घर के बाहर पहुंच चुकी है। हम इस वक्त महबूबा मुफ्ती के घर के बाहर खड़े हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर अब बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो तिरंगा फैला रहे हैं और ये कड़ा संदेश दे रहे हैं कि भारत में तिरंगा जो है इसकी शान आन बान के लिए जो है वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो महबूबा मुफ्ती के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती के उस बयान पर जो उन्होंने हाल में ही दिया था कि वो तब तक कोई भी ट्राइकलर नहीं उठाएगी जब तक कि जम्मू कश्मीर में खोया हुआ आर्टिकल 370 के स्पेशल स्टेटस को वापस नहीं किया जाता है, तब तक वो जम्मू कश्मीर के फ्लैग को ही अपना फ्लैग मानेगी। तो उसके विरोध में जो है पिछले 2-3 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे, लेकिन कश्मीर में जो है श्रीनगर में पहली बार 73 सालों के बाद आज विजय दिवस के मौके पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है। खासकर ये यात्रा जो रैली थी वो गुफकार रोड से निकली जो एक वीआईपी रोड माना जाता है और जम्मू कश्मीर के 3 पूर्व सीएम की रेजिडेंस यहाँ पर है और तीनों रेजिडेंस उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की रेजिडेंस के बाहर जो है कड़ा विरोध प्रदर्शन जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने किया है। भारत माता जय के नारे लगाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जो है यहाँ पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जो है इस रैली में देखने को मिला। तो निसंदेह ही एक बदलती हुई तस्वीर जो है आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार कश्मीर में देखी जा रही है। मुझे लगता है चाहे महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, वो कश्मीर की आम जनता से कट गए हैं और जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हो रहा है, लोगों का जो मन बदल रहा है, उसको पढ़ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे। जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या उम्मीदें हैं उसको भी वो नहीं समझ पा रहे। इसीलिए वो अभी तक आर्टिकल 370 तक अटके हुए हैं। कश्मीर की जनता को सड़क चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, पानी, बिजली चाहिए और उसका इंतज़ाम हो रहा है, उन्हें दिखाई दे रहा है। और महबूबा को, फारूक को, उमर अब्दुल्ला को इससे निकलना पड़ेगा। एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपको दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की ऐसी करतूत के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को शर्मसार होना पड़ा। आज दिल्ली पुलिस ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया। दिल्ली पुलिस ने अपनी ही फोर्स के एक सब इंस्पेक्टर को छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। इस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ
4 महिलाओं ने छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई थी। अब मुश्किल ये थी कि शिकायत करने वाली महिलाओं के पास अपराधी के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं थी, न गाड़ी का नंबर था, न अपराधी का हुलिया था। इंस्पेक्टर बिना नंबर की गाड़ी में आता था और सड़क पर चलती महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करके भाग जाता था। शिकायत मिलने पर दिल्ली पुलिस ने 250-300 लोगों से पूछताछ की। 200 पुलिस वालों की टीम ने खोज की और जब आरोपी पकड़ लिया गया तो दिल्ली के पुलिस वाले भी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि महिलाओं से छेड़खानी करने वाला कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस का ही सब इंस्पेक्टर निकला। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर पुनीत ग्रेवाल की है। पुनीत को पुलिस ने छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुनीत पर आरोप है कि 17 अक्टूबर को उसने कई महिलाओं के साथ अभद्रता की। दरअसल वारदात वाले दिन पुनीत अपनी कार में था। इस दौरान उसने सड़क के किनारे चल रही महिलाओं पर, लड़कियों पर अश्लील कमेंट किए, अश्लील हरकतें की और वो ऐसे लगा कि जैसे तैयारी के साथ आया था, क्योंकि उसकी कार की बैक साइड में नंबर प्लेट नहीं थी। पुनीत ग्रेवाल इस वक्त डीसीपी ट्रैफिक के ऑफिस में अटैच्ड है। इससे पहले भी उस पर शराब के नशे में छेड़छाड़ के आरोप लग चुके हैं। मामला सामने ना आता, लेकिन छेड़छाड़ की शिकार एक लड़की ने हिम्मत करके अपने साथ हुई वारदात का जिक्र सोशल मीडिया पर किया और फिर इसी तरह की हरकत की शिकार 4 और महिलाएं सामने आईं। जब वो ये हरकतें कर रहा था मेरे दिमाग में यही था कि ठीक है तू आगे तो जा, मैं तेरी गाड़ी का नंबर नोट कर लूंगी, कंप्लेंट हो जाएगी, बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। पर जैसे ही वो लड़का आगे निकला आई नोटिस उसकी कोई नंबर प्लेट ही नहीं थी। और जब तक लोग वो आइडेंटिफाई कर रहे थे, जब लोग इकट्ठे हुए उसको अच्छा ये वाली गाड़ी है, तब तक वो निकल चुका था वहां से। तो उसका नंबर आइडेंटिफाई नहीं हुआ। उसने पूरे रास्ते उसको जो करना था वो उसने कर भी लिया, उसको जो बोलना था वो उसने बोल भी लिया, कोई उसको पकड़ भी नहीं पाया और वो वहां से निकल लिया, वो छूट गया वहां से। महिला ने कहा जब सब इंस्पेक्टर पुनीत ग्रेवाल अश्लील हरकतें कर रहा था तो उसने शोर मचाया। शोर सुनकर कुछ लोग मदद के लिए आए, लेकिन तब तक पुनीत कार लेकर भाग गया। लोगों ने उसकी कार पर पत्थर फेंके। इन पत्थरों के निशान अब भी पुलिस थाने में खड़ी हुई उसकी कार में देखे जा सकते हैं। पुनीत की कार द्वारका के सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन में है। हमारे संवाददाता अतुल भाटिया आज वहां गए। उन्होंने देखा कि कार की अगली साइड का नंबर भी टेप लगाकर छुपाने की कोशिश की गई थी। ये बलेनो कार दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर पुनीत ग्रेवाल की है। पुनीत ग्रेवाल जो है वो नई दिल्ली जिले के डीसीपी ट्रैफिक का एसओ बताया जाता है। सबसे खास बात यह है कि 17 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच सब इंस्पेक्टर पुनीत ग्रेवाल ने कई मोलेस्टेशन की वारदातों को अंजाम दिया। और आप देख सकते हैं कि जब मोलेस्टेशन करके वो वहां से भाग रहा था तो उसके बाद लोगों ने जो है उसकी गाड़ी के ऊपर पथराव भी किया, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर पुनीत ग्रेवाल है वो मौके से फरार हो गया। और कार के आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी जब मोलेस्टेशन की वारदातों को अंजाम दिया 17 अक्टूबर को तो लोगों ने इस कार के ऊपर पथराव किया। पत्थरों के निशान यहाँ पर देख सकते हैं, ये पत्थर के निशान है, इसके अलावा ऊपर पत्थरों के निशान है। लेकिन तेजी से कार निकालकर जो 17 अक्टूबर की सुबह जो है वो पुनीत ग्रेवाल फरार हो जाता है। ये नंबर प्लेट जो है वो अब लगी है, लेकिन ये नंबर प्लेट जब वारदात को अंजाम देने जाता था पुनीत ग्रेवाल उस समय ये नंबर प्लेट नहीं होती थी। इसके अलावा मैं आगे की अगर बात करूं, जो आगे की नंबर प्लेट है उसको मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये गाड़ी का नंबर है DL9CAN1098, यहाँ पर आप अभी भी टेप के निशान देख सकते हैं। बाकायदा यहाँ पर टेप लगा दी जाती थी ताकि कोई भी जो सब इंस्पेक्टर पुनीत ग्रेवाल है उसकी गाड़ी को ट्रेस ना कर सके, उसकी गाड़ी की पहचान ना कर सके। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पत्थरों के निशान है। तो जब मोलेस्टेशन की वारदातों को अंजाम दिया उसके बाद लोगों ने पथराव किया पुनीत ग्रेवाल की गाड़ी पर ऊपर और पुनीत ग्रेवाल जो है वो मौके से फरार हो जाता है। एक मजबूरी ये भी है कि हम आपको ये भी नहीं बता सकते कि किस तरह की अश्लील हरकतें की, लेकिन जो हरकतें की वो वाकई में बहुत दुख देने वाली है। और ये सच है कि एक सब इंस्पेक्टर ऐसी करतूत करता है तो पूरी फोर्स बदनाम होती है। लेकिन बड़ी बात यह कि दिल्ली पुलिस ने पूरी शिद्दत के साथ इस केस की छानबीन की, आरोपी तक पहुंची और जब यह पता चला कि अपराध करने वाला खुद पुलिस वाला है तो भी मामले को दबाया नहीं, सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया और जेल भेजा। उसकी शर्मनाक हरकत के बारे में सही सही जानकारी मीडिया को दी। इससे दिल्ली पुलिस की साख बढ़ी है, दिल्ली पुलिस के प्रति आम लोगों का भरोसा बढ़ा है।
फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा गुजरात में उस सी प्लेन की तस्वीरें जिसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। अच्छी खबर आपको बता दूं, इस बार सरदार पटेल की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में तोहफों की बरसात करने वाले हैं। 30 और 31 अक्टूबर को मोदी 2 दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे। इस दौरान मोदी सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से साबरमती रिवर फ्रंट के बीच सी प्लेन सर्विस का उद्घाटन करेंगे। 30 अक्टूबर को मोदी जंगल सफारी पार्क, क्रूज बोट, भारत भवन एकता नर्सरी और चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन करेंगे। और इसके बाद 31 अक्टूबर को, यानी जिस दिन सरदार पटेल की जयंती है, आरोग्य वन का उद्घाटन होगा। फिर सी प्लेन के जरिए केवड़िया कॉलोनी से अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट जाएंगे। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस सी प्लेन में सफर करेंगे वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास पहुंच चुका है। ये 19 सीटर सी प्लेन रोज 4 उड़ान भरेगा। इसका किराया होगा 4,800 रुपए पर पर्सन। भारत की पहली सी प्लेन सेवा के लिए यूज़ होने वाला ये सी प्लेन जो है मालदीव से सीधा यहाँ आकर के लैंड किया है, जहाँ से 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री स्वयं फ्लाई करके अहमदाबाद जाएंगे और अहमदाबाद से केवड़िया के बीच में इस सी प्लेन सेवा का विधिवत उद्घाटन होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्लेन को यहाँ पे तमाम क्लियरेंसेस के बाद जो लाया गया है, इसके कई टेस्ट फ्लाइट होंगे, कम से कम 2 टेस्ट फ्लाइट उससे पहले होंगे अहमदाबाद और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच में, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि सारे जो ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली कंडक्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये अपनी अगले डेस्टिनेशन अहमदाबाद की तरफ जा रहा है और ये देख सकते हैं किस तरह से पूरा मेटिकुलसली प्लान करके यहाँ जो ये पॉन्ड नंबर 3 है उसको एक एरोड्राम के तौर पर डेवलप किया गया और ऐसा ही साबरमती में किया गया। और आप देख सकते हैं अहमदाबाद जाने के लिए ये प्लेन जो है ये अपनी उड़ान भर चुका है। और ठीक इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एकता परेड के इंस्पेक्शन के बाद इस सेवा को देश को समर्पित करेंगे और उसके बाद यहाँ भारत के प्रवासियों के लिए ये एक बहुत ही, जैसे कह सकते हैं, एक रोमांचित करने वाली रियलिटी बन जाएगी। मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखा है, इसके आसपास जो एरिया डेवलप किया गया है उसको देखा है, और आपको याद होगा मैंने आपको आरोग्य वन, जंगल सफारी, एकता नर्सरी और बटरफ्लाई गार्डन की तस्वीरें भी दिखाई थी। अब सी प्लेन की सर्विस शुरू होने के बाद टूरिस्ट के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जो पैकेज है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये बड़ा आकर्षण होगा क्योंकि देश में पहला ऐसा सी प्लेन है। अब वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। बिहार में पहले दौर का इलेक्शन कैंपेन आज खत्म हो गया। आज तेजस्वी यादव ने जाति का कार्ड खेला, लेकिन पूरे कैंपेन के दौरान और क्या क्या मुद्दे उठाए गए, सभी पार्टियों ने वोटर्स को किस अंदाज में जीतने की कोशिश की, इस पर स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे पंकज भार्गव।